तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मैं राहुल मिश्रा आप सभी का करता हूं अभिनंदन। तो सब लोग जल्दी जल्दी क्लास में आ जाएंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। शाम हो चुकी है और क्लास आपकी आरंभ हो चुकी है। तो एक बार फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता चल जाए यार कि हमारी क्लास का टाइम हो चुका है शुरू। ठीक है, तो शाम की इस क्लास में आप सभी का है बहुत अभिनंदन, बहुत है स्वागत। तो चलिए सभी को गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, और ये जो टॉपिक है बेसिकली वो किसके बारे में है। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मैं थ्योरी से हट के आपको लेके आ रहा हूँ। थ्योरी तो रोज पढ़ते हैं, मतलब आज थोड़ा सा सोचा मैंने न्यूमेरिकल कर लिया जाए। तो आज गाइज मैं वो क्वेश्चन आपके लिए उठा के लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एसएससी जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है यार आपकी एसएससी जेई की एग्जामिनेशन डेट लगभग अक्टूबर में 9, 10, 11 अक्टूबर को फाइनलाइज हो चुकी है। तो उसके मद्देनजर उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन करना जरूरी है। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं बच्चे वो बेसिकली है नोजल एंड डिफ्यूजर पे। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आज का जो सेशन है हमारा वो किस पे है, नोजल, डिफ्यूजर और कंप्रेसर पे हम करेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस, जिसमें करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, कुछ थ्योरी के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को हम आज कवर करने वाले हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, वेलकम टू सेशन। चलिए, और जो बच्चे यहाँ पर मेरा टेलीग्राम का चैनल फॉलो नहीं किए हैं अभी तक, वो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम का चैनल भी फॉलो कर लेंगे, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग। देखिए ये जो मेरा है ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट हो आप इस पर पोस्ट कर सकते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्लास के नोट चाहिए, तो भी गाइज ये आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो दूसरा वाला है वो हमारी सुपर कोचिंग का पूरा ग्रुप है टेलीग्राम का, टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए एसएससी विजय के मिशन में शुरू करते हैं आज का मिशन। और आज का मिशन है मिशन एसएससी जेई 2023 पे वार करना। ठीक है, सभी का स्वागत है डियर, वेलकम टू द सेशन, गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पर आज का सिलसिला। पहला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर देने जा रहा हूं। और बच्चे जो बच्चे चाहते हैं एजेई मैकेनिकल से जुड़ना, अगर आप चाहते हैं एजेई मैकेनिकल का डिटेल में स्टडी करना, डिटेल में कोर्स लेना, सो गाइज हमारा कोर्स बस लॉन्च ही होने वाला है। ठीक है, हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च ही होने वाला है, लाइक कल 22 तारीख को वो लॉन्च हो जाएगा। तो आप ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगा, यानी कि इंग्लिश में चलेगा। और पूरा कोर्स मैं, सिद्धार्थ सर, उमाशंकर त्रिपाठी सर, ये तीनों मिलकर आपके पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को फोकस करेंगे, कवर करेंगे और टू द पॉइंट एग्जाम आपको लेके चलेंगे एसएससी जेई तक। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ये कोर्स परचेज करना गाइस, तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एजेई मैकेनिकल पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। और वहां अगर आप चाहें तो एसएससी जेई मैकेनिकल का भी कोर्स ले सकते हैं। बस आपको मेरा कोड यहाँ पर यूज करना है, क्या, आर मिश्रा। और आप जैसे ही मेरा कोड आर मिश्रा यूज करेंगे ना, आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, आइए तो सभी को गुड इवनिंग करते हुए, सभी का स्वागत करते हुए, सभी को अभिनंदन करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन बच्चे क्या बोला है, फॉर अ सुपरसोनिक फ्लो द डाइवर्जिंग डक्ट एक्ट एज, फॉर अ सुपरसोनिक फ्लो द डाइवर्जिंग डक्ट एक्ट एज, बताइए फ्लो क्या है सुपरसोनिक। आंसर फास्ट एवरीवन, आंसर फास्ट, आंसर फास्ट। सुपरसोनिक फ्लो के लिए जो डाइवर्जिंग डक्ट होगा वो कैसे एक्ट करेगा। देखिए बच्चे, आपके दिमाग में एक जो कंफ्यूजन है, सबसे पहला कॉमन कंफ्यूजन क्या है, सबसे पहला कॉमन कंफ्यूजन क्या है आपके दिमाग में, कि जो कन्वर्जिंग सेक्शन है वो हमेशा नोजल होता है और जो डाइवर्जिंग सेक्शन है वो हमेशा डिफ्यूजर होता है। ये जो कंफ्यूजन है ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। कोई भी कन्वर्जिंग सेक्शन नोजल हो सकता है, कोई भी डिफ्यूजर डाइवर्जिंग सेक्शन भी नोजल हो सकता है, कन्वर्जिंग भी डिफ्यूजर हो सकता है। तो बच्चे पहले तो आप दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि कन्वर्जिंग का मतलब नोजल नहीं। हर वो डिवाइस जो इंक्रीज करे वेलोसिटी को एग्जिट पे वो नोजल है। हर वो डिवाइस जो अपने एग्जिट पर प्रेशर एनर्जी को यूटिलाइज करके, एंथैल्पी को यूटिलाइज करके वेलोसिटी को इंक्रीज करे, हर वो डिवाइस क्या है, नोजल है। ठीक है, तो चाहे वो डाइवर्जिंग हो और चाहे वो कन्वर्जिंग हो। नोजल का मतलब कन्वर्जिंग नहीं होता, कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, अगर वो वेलोसिटी बढ़ा रहा है तब वो नोजल है, और अगर प्रेशर बढ़ा रहा है तो डिफ्यूजर है, सिंपल। आंसर करिए फास्ट, बी सी सी, कैसे आंसर बी सी। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो फॉर सुपरसोनिक फ्लो डाइवर्जिंग डक्ट जो एक्ट करेगा वो कैसे एक्ट करेगा, देखिएगा बच्चे। देखिए हमको पता है कि एरिया और प्रेशर का रिलेशनशिप DA/A इज इक्वल टू dP अपॉन रो V स्क्वायर इंटू 1 माइनस मैक नंबर का स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे चूंकि मुझसे कह रहे थे यार कि सर ये नोजल डिफ्यूजर पे क्वेश्चन करा दे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किए टेलीग्राम पर, मैंने कहा चलो यार करा ही देते। ठीक है, तो ये आपके बच्चे ये सेशन जरूर मतलब पढ़िएगा ध्यान से, और आपको एसएससी जेईई में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो यहां पर क्या बोला है कि सुपरसोनिक फ्लो क्या है बच्चे, सुपरसोनिक है, यानी कि मैक नंबर अगर देखा जाए तो मैक नंबर 1 से ज्यादा है, और अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो 1 माइनस मैक नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
अगर 1 माइनस मैक नंबर का स्क्वायर बच्चे यहां पर निगेटिव हो गया तो देखिए यहां पर जो एरिया है ना डीए, ये निगेटिव निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि डीए जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो माइनस डीपी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एरिया और जो प्रेशर का साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। द एरिया एंड प्रेशर विल बी ऑपोजिटली रिलेटेड, दोनों अपोजिट रिलेटेड है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, वन इंक्रीज एनदर डिक्रीज और वाइस वर्सा। अब क्या बोला कि इंक्रीजिंग डाइवर्जिंग डक्ट। अब बच्चे डाइवर्जिंग डक्ट, अगर डक्ट बनाया मैं डाइवर्जिंग, डक्ट बनाया मैं डाइवर्जिंग, यानी कि इनलेट से एग्जिट तक एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां पर एरिया यार A1 है, यहां पर एरिया क्या है A2, तो इनलेट से एग्जिट तक एरिया इंक्रीज हुआ। अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन द प्रेशर यहां पर P1 है और यहां प्रेशर बच्चे क्या है P2 है, तो जो P2 हो जाएगा वो लेस देन P1 हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो प्रेशर घटेगा यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। ये जो प्रेशर घट रहा है ये कहां पे जा रहा है, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड नोजल। Now this device will also be called as nozzle. So nozzle का मतलब ये नहीं कन्वर्जिंग सेक्शन, nozzle का मतलब ये होता है कि जो भी डिवाइस एग्जिट पे वेलोसिटी को बढ़ा दे, प्रेशर को घटा दे, दैट इज nozzle। तो यहाँ पे प्रेशर घट रहा है और ये वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, दैट दिस इज कॉल्ड द सुपरसोनिक नोजल। क्या बोलेंगे बच्चे, सुपरसोनिक नोजल। सुपरसोनिक इसलिए क्योंकि मैक नंबर 1 से ज्यादा, और नोजल इसलिए क्योंकि वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आता है, इन अ नोजल डिजाइंड फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन द फ्लो वेलोसिटी इन कन्वर्जेंट सेक्शन ऑफ द नोजल। बताइए, in a nozzle designed for the maximum discharge condition the flow velocity in the convergent section of the nozzle। बताइए। अब बच्चे देखिए फिर से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार मास्टर क्लास में भी दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। मास्टर क्लास जिन बच्चों को नहीं पता है, वो मेरी डेली मास्टर क्लास चलती है सुबह 9:15 बजे और दोपहर में 1:30 बजे। और ये जो शेड्यूल है हमारा मास्टर क्लास का, वो टेक्स्ट बुक के ऐप के थ्रू ज्वाइन करिए तो ज्यादा बेहतर आपको इंटरफेस मिलेगा, ज्यादा बेहतर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो 9:15 बजे और दोपहर में 1:30 बजे डेली मेरी मास्टर क्लास होती है, वो होती है मंडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक है। सैटरडे संडे वी डोंट हैव एनी मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। और उसके बाद हमारी जो वाईटी क्लास होती है, जो नए बच्चे हैं समझ लीजिए कि 7 से 9 डेली होती है और थ्रू आउट द वीक लाइक 7 डेज। तो बच्चे देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपको कन्वर्जिंग नोजल मिलेगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, उस दिन किसी को कंफ्यूजन था, मैं फिर से तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं बच्चे। नोजल, अगर ये नोजल लिखा है, क्या लिखा है, कन्वर्जिंग नोजल, कन्वर्जिंग नोजल, कन्वर्जेंट नोजल, तो बच्चे दुनिया में किसी भी कन्वर्जेंट नोजल के अंदर जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है वो है सबसोनिक वेलोसिटी। I am talking about inside the nozzle. Inside the nozzle, the maximum velocity which you can attain, that is subsonic velocity, means Mach number will be less than 1. And from convergent section, the maximum velocity you can attain, that is sonic velocity, and that will not occur inside the nozzle. That too will occur at the exit plane area of the nozzle. यानी कि नोजल के exit plane area पर कहीं थ्रॉट पे आपको जाके मिलेगी सोनिक वेलोसिटी, जहां पे मैक नंबर 1 होगा। नोजल के अंदर की मैं बात करूं तो हमेशा मैक नंबर लेस देन 1। यानी कि नोजल, कन्वर्जेंट नोजल के अंदर यू वोंट एवर गेट either sonic velocity or supersonic velocity, you will always get subsonic। yes, sonic you will get at the exit area, like थ्रॉट पे आपको सोनिक मिलेगी वेलोसिटी, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं प्रूव करके। तो यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन सबसोनिक आएगा। मैं प्रूव करके दिखा दूं बच्चे, तो DA बाई A क्या आ जाएगा, माइनस DV बाई V, 1 माइनस मैक नंबर का स्क्वायर। देखिए, if you want that you are going to decrease the area converging section, अगर आप चाहते हैं कि मैं एरिया को घटाऊं, यानी कि एरिया डिक्रीज एंड वेलोसिटी इंक्रीज, एरिया डिक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज मींस एरिया एंड वेलोसिटी विल हैव अपोजिट साइन। देखो सुनो ध्यान से, अगर आप चाहते हैं कि मैं नोजल में, कन्वर्जिंग नोजल में एरिया को घटाऊं और वेलोसिटी को बढ़ाऊं, तो आपका साइन अपोजिट होना चाहिए, मींस DA शुड बी इक्वल टू माइनस DV। तो ऑलरेडी हियर इट इज माइनस, मींस नाउ दिस क्वांटिटी मस्ट बी पॉजिटिव। ऑलवेज रिमेंबर, if you want that I want to decrease the area and I want to increase the velocity, means the area and velocity should have opposite sign. So here already there is minus sign, so this quantity inside the bracket must be positive into negative। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, देन बोथ विल हैव सेम साइन। तो ये आपका काम नहीं करेगा। और इसका साइन बच्चे पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, इट मस्ट बी पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब आएगा, जब मैक नंबर लेस देन 1 होगा। ऑलवेज मैक नंबर लेस देन 1, यानी कि नोजल के अंदर, कन्वर्जिंग नोजल के अंदर आपको हमेशा जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी सबसोनिक। थ्रॉट पे
आपको सोनिक, और उसके बाद डाइवर्जिंग में यू कैन गेट सुपरसोनिक, जहां पे शॉक वेव डेवलप होती हैं। शॉक वेव ऑलवेज डेवलप्स वेयर द मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 मींस सुपरसोनिक वेलोसिटी इन द डाइवर्जिंग सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने किया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चले गाइस, अब इसका आंसर करते हैं। द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डैश वर्क टू डैश कंप्रेसर वर्क। अब ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कंप्रेसर की क्या डिफाइन होती है, कौन सा वर्क अपॉन कौन सा वर्क। तो बच्चे देखिए, दो तरह की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी पढ़ते हैं, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ नोजल। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो कई बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन 4 यानी कि डी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ऑप्शन 4, वेरी नाइस। जो लोग डी कर रहे हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो बच्चे देखिए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होती है। अगर मैं एक कंप्रेसर की बात करूं, अगर मैं टीएस डायग्राम बनाऊं, ध्यान सुनिएगा, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में कैसे ड्रॉ करूंगा, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस बिटवीन सेम प्रेशर, मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, बिकॉज कंप्रेसर क्या करेगा, दो प्रेशर के बीच में कंप्रेस करेगा। कंप्रेसर क्या करेगा, दो प्रेशर के बीच में क्या करेगा, बेसिकली कंप्रेस करेगा। तो अगर मैं यहां से लाइक ड्रॉ करने जाऊं, देखिए यहां पर ऐसा कुछ स्टार्ट करेगा 1 से और जाएगा 2 तक, स्टार्ट करेगा 1 से और जाएगा कहां तक, 2 तक। ठीक है, तो दो प्रेशर के बीच में मान लो P1 और P2 के बीच में मैं इसको क्या कर रहा हूं, कंप्रेस, P1 ये रहा और P2 ये रहा, कंप्रेस कर रहा हूं। ठीक है, समझ आ रहा है, चलो, तो कंप्रेस कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। बट अगर ये कंप्रेशन एक्चुअल हो गया बेटा, अगर ये कंप्रेशन एक्चुअल हो गया तो हम कैसे जाएंगे, एक्चुअल कंप्रेशन यानी कि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज। अगर ये रिवर्सिबल तो एंट्रोपी डिक्रीज। तो हम आ जाएंगे 2 डैश पर, तो अब हम क्या लेंगे, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ क्या, कंप्रेसर। तो कंप्रेसर की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी बच्चे हम क्या लेंगे यहां पर, बेसिकली देखिए मिनिमम वर्क अपॉन मैक्सिमम वर्क, क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होनी है, तो मिनिमम अपॉन मैक्सिमम, मिनिमम वर्क ऑफ कंप्रेशन किसमें देंगे, रिवर्सिबल में, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। मिनिमम वर्क ऑफ कंप्रेशन रिवर्सिबल में, नो फ्रिक्शन, बिकॉज इफ देयर इज नो फ्रिक्शन यू डोंट हैव टू गिव एक्स्ट्रा वर्क। अगर फ्रिक्शन होगा तो एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ेगा क्योंकि कुछ वर्क फ्रिक्शन में लॉस होगा। ठीक है, तो यहां पर W आइडियल अपॉन W एक्चुअल पे जाएंगे, W आइडियल अपॉन W एक्चुअल पे जाएंगे, आइडियल कम एक्चुअल ज्यादा, एफिशिएंसी 1 से कम। तो आइडियल बच्चे क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 और एक्चुअल हो जाएगा H2 डैश माइनस H1। तो मैं हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं गाइस, और आप बिल्कुल भी आराम से सोच समझ के आंसर करिए। मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, आप आराम से आंसर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है ये सब जेईई में बहुत बार पूछे गए हैं, इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कंप्रेसर, इनमें से कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर नहीं है। फास्ट इसका आंसर करो, जल्दी जल्दी, 20 सेकंड मुड़ाओ इस क्वेश्चन को, 20 सेकंड मुड़ाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी आंसर करो सब लोग, फास्ट, इतना दिमाग नहीं लगाना गाइस। देखिए आपके लाइक जो कंप्रेसर होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, एक आपके होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, एक आपके होते हैं डायनामिक कंप्रेसर। क्या होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक होते हैं डायनामिक कंप्रेसर। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में आपके लाइक रेसिप्रोकेटिंग आ गए, रेसिप्रोकेटिंग आ गए, और क्या आ गया, रोटरी आ गया, क्या आ गया, रोटरी आ गया। और डायनेमिक में आपका क्या आ गया, बेसिकली डायनेमिक में आपके आ गए एक्सियल फ्लो, एक्सियल फ्लो आ गया, और आपका आ गया सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। क्या आ गया, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो बेसिकली यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है वो डायनेमिक का एग्जांपल है, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस आंसर, डी 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 डी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, डी, जीते हो गए तुम लोग। आइसोथर्मल कंप्रेशन दो मोस्ट एफिशिएंट बट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। आइसोथर्मल कंप्रेशन हालांकि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है बट प्रैक्टिकेबल नहीं है। रीजन सिंपल है, क्या, वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। गाइस देखिए जो कंप्रेशन होता है ना, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, बहुत बढ़िया, आप आंसर करिए तब तक मैं आपको कुछ समझा रहा हूं। कंप्रेशन जो होता है बच्चे, हम मेनली 3 तरह के कंप्रेशन यूज करते हैं, 3 तरह के कंप्रेशन यूज करते हैं। एक करते हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एक हम करते हैं बच्चे पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन, और एक करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, अब इनमें फायदा क्या है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या आंसर कर रहे हो, डी 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 डी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बच्चे, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये इसमें हमको मिनिमम वर्क देना पड़ेगा, यानी कि लीस्ट वर्क वी हैव टू सप्लाई, हमको सबसे लीस्ट वर्क देना पड़ेगा।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वेरी स्लो हो जाएगा, ये वेरी वेरी स्लो। तो अगर कंप्रेशन आइसोथर्मल है तो लीस्ट वर्क सप्लाई करना पड़ेगा और वेरी स्लो हो जाएगा। तो ये जो लीस्ट वर्क सप्लाई कर रहे हैं ना, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, इसका क्या है, पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन ये जो वेरी स्लो स्पीड है, ये इसका निगेटिव पॉइंट है, इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि बहुत स्लो यार, इतना कौन सा कंप्रेसर रन करेगा यार, इतना स्लो। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आज कंप्रेसर रन करना शुरू हुआ, तुम गए रिटायर हो गए, एसएससी जेईई से रिटायर हो गए, उसके बाद पता चला कंप्रेसर कहां पहुंचा है, सर अभी टीडीसी का आधा पहुंचा हुआ है, अभी स्वेप्ट वॉल्यूम का आधा ही ट्रेवल किया है। ये फिजिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। चलो, और यहां पर अगर आप एडियाबैटिक करते हैं तो एडियाबैटिक का एडवांटेज है कि एडियाबैटिक में जो वेरी फास्ट होता है, क्या होता है, वेरी फास्ट। तो वेरी फास्ट जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वर्क इनपुट जो होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वर्क इनपुट बहुत ज्यादा हो जाएगा और बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो फास्ट वाला एडवांटेज है, लेकिन जो वर्क इनपुट ज्यादा है वो डिसएडवांटेज यानी कि नेगेटिव है। ठीक है जब ये नेगेटिव है तो हम इसको भी प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि वर्क इनपुट बहुत ज्यादा है। तो हम बीच में कहीं ये वाला कंप्रेशन प्रेफर करते हैं, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन। इसलिए आपने कई बार देखा भी होगा एसएससी जेईई वगैरह क्वेश्चन आता है कि आइडियल इक्वेशन फॉर compression, that is generalized equation, general equation for compression follows PV to the power n is equal to constant. All these questions are from SSC JEE, all these questions. तो क्या आ जाएगा, बहुत स्लो है इसलिए फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। In a nozzle steam is flowing if the back pressure is equal to the critical pressure, the mass flow rate of the steam is। देखो बच्चे, कोई नोजल है जिसमें स्टीम फ्लो हो रही है, कोई मान लीजिए नोजल है, यहां पर कोई नोजल है एक ऐसा, समझिए कोई नोजल है जिसमें स्टीम क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ये सेक्शन मान लीजिए 1-1 है। आंसर करिए, हाँ ठीक है, आंसर करिए फास्ट, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, बहुत बढ़िया। तो ये कोई नोजल है जिसमें स्टीम फ्लो हो रही है, डायरेक्शन स्टीम का क्या है, ये डायरेक्शन में स्टीम फ्लो हो रही है। अब एग्जिट पे जब स्टीम बाहर निकलती है तो जो एग्जिट प्लेन एरिया पर, एग्जिट एरिया पर जो प्रेशर अप्लाई करती है, इसे बोलते हैं बैक प्रेशर। क्या बोलते हैं, बैक प्रेशर। अब अगर ये बैक प्रेशर, देखो गाइस शुरू में मैंने क्या किया, देखिए जरा, 1 से एंट्री कर रही है, क्या कर रही है, 1 से एंट्री कर रही है। मैं बहुत अलग अलग केस आपको दिखा रहा हूं। ये 1 से एंट्री कर रही है, 1 से एंट्री कर रही है एयर यहां पर। अगर मान लीजिए यहां का जो एग्जिट प्रेशर है यानी कि बैक प्रेशर, अगर एग्जिट प्रेशर बैक प्रेशर के इक्वल है, यानी कि अगर इसका जो बैक प्रेशर है एग्जिट प्रेशर, अगर वो P1 के इक्वल है, इफ द एग्जिट प्रेशर इज इक्वल टू इनलेट प्रेशर, देन देयर विल बी नो फ्लो, कोई फ्लो नहीं होगा। क्यों, बिकॉज फॉर द फ्लो टू टेक प्लेस देयर हैज टू बी प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, अब अगर ये जो बैक प्रेशर है, मान लीजिए ये कहीं यहां आ गया पॉइंट नंबर ए पर, मींस हियर द बैक प्रेशर इज इक्वल टू PA, मींस सम लिटिल लोअर देन दिस 1। तो क्या हो जाएगा, अगर 1 से कम हो गया, यानी कि एग्जिट से अगर कम हो गया तभी फ्लो होगा। तो अगर ये फ्लो होगा बच्चे, तो यहां पर क्या होगा, हमारी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि नोजल कौन सा है। तो जनरली अगर मैं कन्वर्जिंग की बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसोनिक फ्लो आ जाएगा। सबसोनिक फ्लो होगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। लिसन, मास फ्लो रेट क्या होता है, ρAV। जैसे जैसे आप बैक प्रेशर घटाते जा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मास फ्लो रेट बढ़ता जा रहा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, मास फ्लो रेट बढ़ता जा रहा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, मास फ्लो रेट बढ़ता जा रहा। एक पॉइंट पे आप पहुंचते हैं, जब क्रिटिकल पॉइंट पहुंच जाते हैं, लाइक क्रिटिकल प्रेशर बराबर हो गया आपका बैक प्रेशर। अगर यही बैक प्रेशर आपका क्रिटिकल प्रेशर के बराबर हो गया, उस केस में बच्चे क्या हो जाता है, उस केस में क्या हो जाता है, इस कर्व के नेचर को मैं नहीं बता रहा हूं, इस कर्व के नेचर से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक बस कुछ समझाना चाहता हूं, बस यही मेरा मतलब है। तो यहां पे जैसे ही बैक प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर, व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर, इट इज अ प्रेशर एट अ पॉइंट वेयर द मैक नंबर इज यूनिटी। ठीक है, तो जहां पे भी मैक नंबर यूनिटी, उसके करस्पॉन्डिंग सारी प्रॉपर्टीज क्रिटिकल प्रॉपर्टी होती है। तो मैक नंबर यूनिटी हो गया, अब एरिया कांस्टेंट, मैक नंबर यूनिटी यानी कि एरिया कांस्टेंट, थ्रॉट कांस्टेंट एरिया। अब एरिया कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम वेलोसिटी यू विल गेट एट थ्रोट, दैट इज सोनिक वेलोसिटी फ्रॉम अ कन्वर्जिंग पोर्शन। तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम, एरिया कांस्टेंट, तो मास फ्लो रेट भी मैक्सिमम। नाउ एट दिस पॉइंट द मास फ्लो रेट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब चाहे आप प्रेशर इससे नीचे भी घटा दें, मास फ्लो रेट मैक्सिमम हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो यहां पर जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर है। तो ये प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर अपॉन प्रेशर एट इनलेट, नाउ क्रिटिकल प्रेशर अपॉन प्रेशर एट इनलेट, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। एंड नोजल के लिए क्या होता है यार, ये 2/n+1, n/n-। ठीक है, तो यही हम यहां पर लेते हैं। तो यहां पे मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा रैपिड फायर में कर लेते हैं।
द वॉल्यूम फ्लो रेट एट द आउटलेट ऑफ एन एयर कंप्रेसर इज डैश दैट एट द इनलेट इवन दो द मास फ्लो रेट ऑफ द एयर थ्रू द कंप्रेसर इज कांस्टेंट। यानी कि कंप्रेसर के एग्जिट पे वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, बहुत कम होता है इनलेट से। कैसे हो जाएगा, देखिए आपको पता है कि डिस्चार्ज क्या होता है बच्चे, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। डिस्चार्ज आपका क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। डिस्चार्ज आपका होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। या आप ये भी जानते हैं कि मास फ्लो रेट क्या होता है, रो इंटू ए इंटू वी होता है कि नहीं। अब ए इंटू वी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो मैं लिख सकता हूं कि मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो इंटू क्यू। यहां पे दिया है कि मास फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि m1 बराबर m2 है, m.1 m.2 के बराबर है। सो रो1 q1 इज इक्वल टू रो2 q2 के बराबर है। सो q2 क्या हो जाएगा बच्चे, व्हाट इज q2, इट इज रो1 q1 अपॉन रो2, रो1 q1 अपॉन रो2। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्रेस द गैस, जब आप गैस को कंप्रेस करेंगे तो डेंसिटी विल इंक्रीज। व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्रेस द गैस डेंसिटी विल इंक्रीज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोजर। तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जब डेंसिटी इंक्रीज तो डिस्चार्ज कम हो जाएगा। सो मच लेस देन आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। Air enters a nozzle with a negligible velocity. The enthalpy of air decreases by 180 kilojoule per kg. What will be the exit velocity of air? Nozzle is horizontal and heat losses are negligible. मजा आ रहा है, चलो। एयर एंटर करिए एक नोजल में नेग्लिजिबल वेलोसिटी से। बच्चे बहुत आसान सा, फास्ट थोड़ा सा रैपिड फायर में करते हैं। एयर एक नोजल में एंटर कर रही है, एयर एक नोजल में एंटर कर रही है। क्या वेलोसिटी है इसकी, नेग्लिजिबल वेलोसिटी, यानी कि v1 बराबर 0 है। अब I am going to neglect the potential energy. Nozzle is insulated, heat transfer 0, work transfer 0. There is no work transfer from nozzle. और exit velocity जो nozzle की है बच्चे वो कितना, exit enthalpy। अच्छा, enthalpy of air decreases by, यानी कि यहाँ पे H1 और यहाँ पे क्या है H2 है। अब बच्चे आपसे बोला कि enthalpy का जो डिक्रीमेंट है यानी कि H1 माइनस H2 वो है 180 किलो जूल। किलो का मतलब 10 की पावर 3 जूल। बस आपको exit velocity निकालनी है। exit velocity कैसे निकालेंगे, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब ये नेग्लिजिबल है यार, H1 माइनस H2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, आपका C2 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। सो H1 माइनस H2 कितना है, 180,000 इंटू 2 बराबर C2 स्क्वायर। तो C2 क्या आ जाएगा, दिस वन आ जाएगा। तो 180 और ये क्या आ जाएगा 360, 360 क्या आ गया 30। नाउ 40 का अंडर रूट 20 और 36 का अंडर रूट 6, तो क्या आ जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर स्टीम नोजल इज एक्सप्रेस्ड एज, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो स्टीम नोजल के लिए दिखाया गया है आपको n इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन। इनलेट प्रेशर स्टीम का नोजल का है ये P1 और P2 है स्टीम का एग्जिट प्रेशर, प्रेशर एट थ्रॉट पे। तो क्रिटिकल प्रेशर, प्रेशर एट थ्रॉट, pressure at throat means at throat the Mach number is unity. So the pressure at throat will now be called as critical pressure. Critical properties are the properties corresponding to a section where the Mach number is unity. ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा P2 by P1 2 by n plus 1 upon n minus 1, ऑप्शन सी will be correct. क्या आ जाएगा बेटा ये, अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, P2 by P1 2 upon n plus 1 और n upon n minus 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। A nozzle is to be designed to expand steam at a rate of 0.1 kilogram per second from 500 kilopascal 210 degree Celsius to 100 kilopascal. Steam velocity at exit of the nozzle is found to be 700 meter per second and the specific volume of the steam at the exit of the nozzle is found to be 1.4 meter cube per kg. What will be the exit area of the nozzle? चलेगा गाइस, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो आप थोड़ा सा सॉल्व करिए, आंसर करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। आप तब तक ट्राई करिए। देखिए आपको पता है कि यार नोजल में एक चीज तो फिक्स है, नोजल के अंदर बेटा एक चीज फिक्स है कि जो मास फ्लो रेट एंटर करेगा वही मास फ्लो रेट एग्जिट करेगा, जो मास फ्लो रेट एंटर करेगा वही मास फ्लो रेट एग्जिट करेगा। क्यों, क्योंकि नोजल क्या है, स्टेडी फ्लो डिवाइस। नोजल क्या है, स्टेडी फ्लो डिवाइस। तो जो मास फ्लो रेट एंटर करेगा वही मास फ्लो रेट एग्जिट करेगा। यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं M1 बराबर M2, M1 डॉट बराबर M2 डॉट बराबर रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2।
m1 बराबर m2 ρ1 a1 v1 बराबर ρ2 a2 v2. सो आई एम गोइंग टू टेक व्हाट m डॉट इज इक्वल टू ρ2 a2 v2. ये रिलेशन मैं यूज करने जा रहा हूं क्योंकि आपसे एग्जिट एरिया पूछा है. क्या पूछा है? एग्जिट एरिया पूछा है. तो बच्चे मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा? 0.1 kg पर सेकंड. ये क्या दिया है? मास फ्लो रेट. तो यहां पे लिख लो 0.1 kg पर सेकंड मास फ्लो रेट इज इक्वल टू ρ2 a2 एंड v2. नाउ a2 आपसे पूछा हुआ है, v2 आपको 700 दिया हुआ है. ठीक है. और क्या पूछा है आपको? स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है. स्पेसिफिक वॉल्यूम इज व्हाट? 1 अपॉन डेंसिटी. स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उल्टा. तो यहां मैं लिख दिया 1 अपॉन v2, 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू a2 इंटू v2. दिस v2 इज व्हाट? वेलोसिटी. दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम. ठीक है. नाउ स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दिया है? 1.4. सो 1.4 यहां आ जाएगा. सो a2 बच्चे क्या आ जाएगा? 1.4 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय v2. v2 इज व्हाट? 700. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. दिस इज ऊपर आ जाएगा 0.14, नीचे आ जाएगा 700. ठीक है. तो देखिए नीचे आ जाएगा आपका 700 और ऊपर आ जाएगा 0.14. नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 100. मैं दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर 4. ठीक है. तो ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा. तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. और इसको मैं क्या ले सकता हूं? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या ले सकता हूं? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ए. क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए. तो बहुत बढ़िया. जिन बच्चों ने ऑप्शन ए करेक्ट किया है, वेरी नाइस. कुडोज टू यू. बहुत बढ़िया. चलो. अंडर आइडियल कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द आउटलेट ऑफ नोजल फॉर अ ड्रॉप ऑफ 45 किलोजूल पर केजी फ्रॉम इनलेट रिजर्वायर कंडीशन अप टू द एग्जिट. क्या पूछा है? वेलोसिटी, एग्जिट वेलोसिटी पूछा है. बस डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है. यूज करो और आंसर बताओ. खटाखट आंसर बताओ. तो 2 इंटू एंथैल्पी ड्रॉप. ठीक है. सो 2 इंटू अभी बताया तो पिछला क्वेश्चन सेम वही है. 450 इंटू 1000 इंटू 1000. ये सॉल्व करेंगे आप. ये 900 आ जाएगा. अंडर रूट 900 समथिंग आ जाएगा. 900 इंटू 1000. 900 इंटू 1000. तो सॉल्व करके मुझे बताइएगा कितना आंसर आएगा इसका. ठीक है. सॉल्व करके मुझे बताइएगा कितना आंसर इसका आएगा. एनीथिंग, कुछ इसका आंसर आएगा. तो क्या बोला? अंडर आइडियल कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट ऑफ द नोजल फॉर अ ड्रॉप ऑफ दिस फ्रॉम इनलेट रिजर्वायर कंडीशन अप टू द एग्जिट. ठीक है. ठीक है. ओके. तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे बच्चे तो मुझे ऐसा लगता है आपका आंसर कुछ 949 के राउंड आना चाहिए. कितना आना चाहिए? 949 के राउंड आना चाहिए. ठीक है. चलिए. वेरी नाइस. डिफ्यूजर इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स. तो डिफ्यूजर, यार सिंपल सा क्वेश्चन है. डिफ्यूजर जो फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करता है वो कैसे करता है? वेलोसिटी को घटा के. बहुत बढ़िया. वेरी नाइस. बहुत बढ़िया. ऑप्शन ए. वेरी नाइस. बहुत बढ़िया बेटा. क्या? ए ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करके डिफ्यूजर क्या करेगा? प्रेशर एनर्जी को बढ़ाएगा. नोजल उल्टा करेगा. नोजल प्रेशर एनर्जी को यूटिलाइज करके, या अगर स्टीम नोजल है तो एंथैल्पी को यूटिलाइज करके काइनेटिक एनर्जी को एग्जिट पे बढ़ाने वाला है. नेक्स्ट. At 20 air at 27 degrees Celsius and 100 kilopascal enters in a steady flow nozzle at a velocity 100 meter per second. The inlet area of nozzle is 0.5 meter square. What is the mass flow rate through the system? Mass flow rate through the system आपको बताना है. ठीक है. आंसर कोई करेगा क्या? फास्ट आंसर करिए जल्दी. 1 मिनट दे रहा हूं, सोचिए और आंसर करिए. आंसर करिए फास्ट. आंसर. चलिए बेटा, तो आंसर करिए जल्दी सभी लोग. चलिए. तो मास फ्लो रेट बच्चे क्या होता है? मास फ्लो रेट आपका होता है रो एवी. क्या होता है? रो एवी. बट प्रॉब्लम यहां बच्चे देखो क्या है. वेरी गुड आंसर. बहुत बढ़िया. तो बच्चे प्रॉब्लम यहां पे क्या है? नहीं बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा? 58 आएगा. 58 आएगा. क्या आएगा? 58. देखो यहां पर रो एवी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको एरिया तो पता है, वेलोसिटी भी पता है, बट डेंसिटी पता नहीं है. डेंसिटी आपको नहीं पता. अब डेंसिटी कैसे निकालेंगे? यू नो दैट इट इज एयर. एयर मतलब आइडियल गैस. तो आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? एमआर टी होता है. तो एम बाई वी, पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम बाई वी इंटू आर टी आ जाएगा.
m/v क्या हो जाएगा, डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या आ जाएगा, p/RT आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर डेंसिटी की जगह p/RT, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। प्रेशर भी आपको दिया हुआ है यहां पर 100 किलो पास्कल, टेम्परेचर भी आपको दिया है, और एयर का R आपको पता ही है 0.287। ठीक है, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं p/RT, क्या लिख रहा हूं, p/RT इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, p दिया है 100 किलो पास्कल, दिस p is in किलो पास्कल, किलो पास्कल। नाउ r शुड बी इन किलो आल्सो, सो 0.287, क्योंकि p किलो पास्कल में है तो r भी किस में होगा, किलो जूल में, किलो जूल पर केजी केल्विन। टेम्परेचर 27 डिग्री का मतलब 300 केल्विन आ गया। नाउ एरिया बच्चे कितना आ जाएगा, 0.5, और वेलोसिटी कितना है 100, वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकंड। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 100 इंटू 0.5 यानी कि 50 बचा, ऊपर कितना बचा, ऊपर 50 बचा। अब 50 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा, 3 इंटू 0.287, 0.287 इज वेरी क्लोज टू 0.3, सो 3 इंटू क्लोज टू 0.3, 3 इंटू 0.3 क्लोज टू 0.9, 50 by 0.9, more than 50 means 58, लिटिल बिट मोर देन 50 यार। हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन 58 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ मल्टी स्टेज कंप्रेशन इंटरकूलिंग किस लिए करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले, आप रैपिड फायर में चले, कोई दिक्कत नहीं, रैपिड फायर में चले, यस और नो बताओ जल्दी जल्दी फास्ट, रैपिड फायर करें, वेरी नाइस। चलो तो यहां पे बच्चे क्या आ जाएगा, मल्टी स्टेज कंप्रेसर में इंटरकूलिंग जो होगा वो किस लिए करते हैं, कंप्रेसर का वर्क मिनिमाइज करने के लिए। कंप्रेसर का वर्क मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरकूलिंग करते हैं। ध्यान समझिएगा, जब भी आप इंटरकूलिंग करते हैं तो कंप्रेसर का वर्क क्या हो जाता है, कम, टरबाइन का वर्क क्या रहता है, सेम, टरबाइन का वर्क क्या रहता है, सेम। तो नेटवर्क आउटपुट क्या हो जाता है, नेटवर्क आउटपुट हो जाता है इंक्रीज, क्योंकि टरबाइन सेम, नेटवर्क मतलब टरबाइन माइनस कंप्रेसर, कंप्रेसर डिक्रीज, टरबाइन सेम, तो नेटवर्क इंक्रीज, नेटवर्क आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, और हीट सप्लाई आपकी बढ़ जाती है, हीट सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, हीट रिजेक्शन भी आपका बढ़ जाता है, हीट रिजेक्शन भी आपका बढ़ जाता है। मैंने आपको पूरा लेक्चर कराया, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप इसी वीडियो के नीचे वीडियो में जाइए, लाइव में या प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आप सर्च करिए इंटरकूलिंग इन गैस टरबाइन। अभी 3 से 4 दिन 5 दिन पहले ही मैंने कराया था, 5 से 6 दिन पहले ही कराया था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कंप्रेसर का वर्क मिनिमाइज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्लियरेंस रेशियो सिंगल स्टेज कंप्रेशन के लिए कितना होता है, तो बच्चे क्लियरेंस रेशियो बेसिकली फास्ट कर रहा हूं मैं, क्या होता है, VC/VS होता है। तो क्लियरेंस रेशियो यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, तो क्लियरेंस रेशियो जितना कम होगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि क्लियरेंस रेशियो अगर ज्यादा होगा तो एयर जो होगी वो क्लियरेंस वॉल्यूम में ज्यादा बची होगी, तो ज्यादा एयर एक्सपैंड करेगी, तो जो एयर पहले से बची है वो स्वेप्ट वॉल्यूम के अंदर आ जाएगी और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो नया एयर फ्यूल मिक्स, जो एयर नई आ रही है एक्चुअल वॉल्यूम, वो कम एंटर करेगा। अगर एक्चुअल वॉल्यूम कम एंटर करेगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी घट जाएगी। इसलिए हम इसको कम से कम रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी 4 से 10% तक हम इसको रख देते हैं। कहां से 4 से 10% तक हम इसको रख देते हैं। नेक्स्ट, इन अ कंप्रेसर वर्क इज डन बाय, इन अ कंप्रेसर वर्क इज डन बाय, तो कंप्रेसर में वर्क किसके द्वारा किया जाता है, कंप्रेसर में वर्क किसके द्वारा किया जाता है, इन कंप्रेशन वर्क इज डन बाय रोटर ऑन द फ्लूइड एलिमेंट, फ्लूइड ऑन द रोटर, फ्लूइड रोटर पे वर्क करता है, ये होता है टरबाइन। जब फ्लूइड रोटर पे वर्क करता है यानी कि जब पानी ब्लेड को घुमाती है तो टरबाइन होती है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन मतलब 2 करेक्ट हो जाएगा। तो रोटर द फ्लूइड एलिमेंट को घुमाता है तो ये क्या होता है, कंप्रेसर, या फिर क्या हो जाता है, पंप, क्या हो जाता है, कंप्रेसर या फिर पंप हो जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, बस एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन है यार। ओके, यहां पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एयर इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली इन अ कंप्रेसर फ्रॉम 1 bar to 5 bar. Assuming gamma is equal to 1.4 for air, the clearance volume is 5% of swept volume. The volumetric efficiency of compressor is this. अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कंप्रेसर की। फास्ट आपको रटा हुआ क्वेश्चन, ये आपको रटा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका ये क्वेश्चन तो आपको रटे हुए हैं, इसका तो आंसर कर सकते हो 89.515 समथिंग, 89.215% इसका आंसर आएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यार क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है 1 + C - C P2/P1 to the power 1/n। ठीक है, तो 1 प्लस, अब क्लियरेंस रेशियो बच्चे क्या दिया है, क्लियरेंस वॉल्यूम इज 5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम,
VC इज इक्वल टू 5% ऑफ VS, तो VC बाई VS इज इक्वल टू 5% मतलब 0.05, तो C कितना आ गया 0.05 माइनस 0.05 इंटू बच्चे P2 बाई P1, P2 बाई P1 देखिए P2 कितना है 5 और P1 कितना है 1, तो ये आ जाएगा 5, 1 बाई N या 1 बाई गामा, तो 1 बाई गामा यानी कि 1 अपॉन 1.4, so 1 upon 1.4 is basically 0.714, तो 5 to the power 0.714, तो इसकी वैल्यू देखिए यहां पर आपको दिया है कितना 3.157, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 89.215%, कितना आ जाएगा 89.215%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When the compressor and motor operates on the same shaft and are enclosed in common casing, it is known as फर्स्ट ओनली 10 सेकंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। हर्मेटिकली सील्ड स्क्रू, रेसिप्रोकली सील्ड कंप्रेसर या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, तो क्या बोलते हैं बच्चे इसे हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर, हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर में कंप्रेसर और मोटर एक सिंगल यूनिट में होते हैं, तो उसको बोलते हैं हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। नेक्स्ट, while running an air compressor in a multi-stage compression method, which of the following is not a proven advantage over the method of single stage compression? फर्स्ट आंसर, कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन जब हम करते हैं तो उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज सिंगल के कंपैरिजन में क्या है, तो यहां पर बेसिकली मल्टी स्टेज का डिसएडवांटेज पूछ रहा है, नॉट एन एडवांटेज, यानी कि डिसएडवांटेज किसका, मल्टी स्टेज कंप्रेशन का एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज कंप्रेसर। तो जब आप सिंगल स्टेज कंप्रेशन करेंगे तो आपको एक ही कंप्रेसर लगाना है, मल्टी स्टेज में बहुत सारे कंप्रेसर लगाने हैं, तो थोड़ी सी कॉस्ट सिस्टम की बढ़ जाती है, सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाती है और लाइफ भी ज्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंप्रेसर लगा रहे हो, इंटरकूलर लगा रहे हो, पता नहीं बीच में क्या खराब हो जाए, तो लाइफ भी ज्यादा नहीं होती। तो यहां पर लेस एक्सपेंसिव विथ लॉन्गर लाइफ, लेस एक्सपेंसिव विथ लॉन्गर लाइफ, दिस इज नॉट द एडवांटेज, means it is wrong, it is not the proven advantage, it is multi-stage compression is more expensive and having lesser life, so it is not the proven advantage। ये किसका है? this is for single stage। next, in high pressure compressor discharge pressure is, बताइए हाई प्रेशर कंप्रेसर में बच्चे डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, तो हाई प्रेशर कंप्रेसर में डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है वो जनरली कहां से कहां तक जाता है। देखिए अब बच्चे इस क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि पिछली बार भी शुभम शायद आपने कहा था ना पिछली बार कि हाँ बच्चे मैंने कई बार आपको आंसर A to 10 बताया है, क्योंकि बहुत सारी बुक में A to 10 भी लिखा हुआ है, बट ठीक है अब मैंने आपको A to 10 बताया है, बट यहाँ पर पिछली बार मैंने आपको बता दिया था कि ये 10 to 15 आएगा, क्योंकि देखो डेटा बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो A to 10 भी वैसे एक दो बुक में लिखा हुआ है, बट 10 to 15 कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो 10 to 15 आप लगाइए, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, 10 से 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पे आते हैं। The steam flow through a nozzle may be assumed as A or N। जो स्टीम नोजल से फ्लो होती है बच्चे, इसे हम क्या अज्यूम करते हैं? ऑब्वियसली आइसेंट्रोपिक। क्या अज्यूम करते हैं? आइसेंट्रोपिक फ्लो हम नोजल से अज्यूम करते हैं। वेरी नाइस, ऑप्शन बी करेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्या आइसेंट्रोपिक फ्लो, इसको हम मान के चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर द फ्लो नोजल। अब थोड़ा सा गाइस रैपिड फायर में चलेंगे, बिल्कुल रैपिड फायर में। अगले 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करके इस सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर फ्लो ऑफ नोजल। अब मैंने आपको एक दिन बताया भी था, 3 से 4 दिन पहले, कि नोजल के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो कितना होता है? 93 से 98%। कितना होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो नोजल का होता है बच्चे, वो होता है एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो कभी कभी क्या होता है, नोजल से हम एक्चुअल थ्योरेटिकली जितना कैलकुलेट करते हैं डिस्चार्ज, लाइक Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, उतना कभी कभी मिल नहीं पाता बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन नोजल। जब नोजल में फ्रिक्शन होता है तो कुछ हेड का लॉस हो जाता है। तो एक्चुअल कंडीशन में, मतलब आइडियल कंडीशन में हम जो कैलकुलेट करते हैं वो थ्योरेटिकल है, बट एक्चुअल हमको उतना मिल नहीं पाता बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शन इन नोजल। क्योंकि एक्चुअल जो नोजल है दैट इज नॉट आइसेंट्रोपिक, दैट इज इरिवर्सिबल, एंड उसमें जो प्रोसेस है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। डिफ्यूजर क्या होता है? इट इज अ डक्ट विच डिक्रीज द वेलोसिटी, टाइप ऑफ नोजल। वॉल्व, इट इज अ वोल्टेज रेगुलेटर। बताइए तो यार डक्ट डिफ्यूजर क्या होता है? जो वेलोसिटी को डिक्रीज करे और प्रेशर को इंक्रीज करे वो डिफ्यूजर, और जो उल्टा करे वो नोजल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नोजल यूज्ड इन स्टीम टरबाइन कन्वर्ट। अब नोजल बच्चे बेसिकली क्या करते हैं? प्रेशर एनर्जी को, नोजल प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन स्टीम जो नोजल होते हैं उसमें जो एंथैल्पी आती है गैस की, उसको वो कन्वर्ट करते हैं किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो स्टीम नोजल एंथैल्पी को
जो एंथैल्पी है स्टीम की उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में। तो एंथैल्पी ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, द मेजर फंक्शन ऑफ स्टीम नोजल इज टू, स्टीम नोजल का मेजर फंक्शन क्या है, स्टीम नोजल का मेजर फंक्शन क्या है। तो स्टीम नोजल का मेजर फंक्शन है प्रोड्यूसेस हाई विस्कोसिटी स्टीम। क्या विस्कोसिटी स्टीम? नहीं यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सभी जानते हैं, कोई बच्चा अगर 10th तक पढ़ा होगा वो भी जानता होगा। प्रोड्यूस हाई वेलोसिटी जेट ऑफ स्टीम, तो नोजल क्या करेगा, हाई वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा। फॉर अ सीडी नोजल द इंक्रीज इन एरिया आल्सो इंक्रीजेस द वेलोसिटी ओनली इफ द मैक नंबर इज। फॉर अ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल इंक्रीज इन एरिया आल्सो इंक्रीजेस द वेलोसिटी, मतलब एरिया और वेलोसिटी का रिलेशनशिप देखो, dA by A माइनस dV by V, 1 माइनस मैक नंबर स्क्वायर। अब क्या पूछा बच्चे यहां पर, इंक्रीज इन एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस द वेलोसिटी, मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एरिया एंड वेलोसिटी शुड हैव सेम साइन। इन एरिया इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, सेम साइन कब आएगा, हियर इट इज एरिया एंड हियर इट इज वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इज नेगेटिव but it should have same sign, means the quantity inside the bracket must be negative। अगर क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर वाली नेगेटिव हो गई, सर नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, दोनों का सेम साइन। तो अगर आप एरिया बढ़ाएंगे वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या बोला, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन, कन्वर्जेंट तो ले नहीं पाएंगे, कन्वर्जेंट तो ले नहीं पाएंगे, सुपरसोनिक है। द इंक्रीज इन एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस द वेलोसिटी। तो मैक नंबर क्या किया जाए, एक से ज्यादा ले लीजिए। अगर आप मैक नंबर एक से ज्यादा ले लेते हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और अगर आप अगर ये मैक नंबर अगर आपने एक से ज्यादा ले लिया तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि अगर आप एरिया बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी। अब मैक नंबर एक से ज्यादा है, तो मैंने पहला भी क्वेश्चन क्या बताया, अगर मैक नंबर एक से ज्यादा तो कन्वर्जिंग पोर्शन तो ले ही नहीं सकते, क्या लेंगे, डाइवर्जिंग नोजल। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट नोजल, यू हैव टू टेक डाइवर्जिंग नोजल। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, डाइवर्जिंग नोजल लेना पड़ेगा, डाइवर्जिंग पोर्शन आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहीं पे आपको मैक नंबर एक से ज्यादा मिलेगा, और यहीं पे आपका चांस होगा शॉक वेव का। जो शॉक वेव डेवलप होती है वो डाइवर्जिंग रीजन में ही सुपरसोनिक फ्लो में डेवलप होती है। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज हमने क्वेश्चन कवर किए, 25 क्वेश्चन कवर किए, ओके। और आप सभी ने बहुत अच्छे आंसर किए गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, लव यू ऑल। और फिर आपसे मिलेंगे कल इसी टाइम इसी सेशन में। और जितने भी बच्चे हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में आने के लिए और अच्छे से कमेंट करने के लिए। तो गाइस चलिए, और फिर आपसे मिलेंगे कल इसी टाइम अपने सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ, मे बी थ्योरेटिकल या फिर न्यूमेरिकल वाला, ठीक है। और गाइस जो बच्चे चाहते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आज कल से यानी कि 22 तारीख से हमारा जो कोर्स होगा वो लॉन्च हो जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो बेटर होगा कि आप कोर्स को अभी से एनरोल करें, क्योंकि एक बार अगर कोर्स लाइव एयर हो गया, लाइव चल गया, तो फिर उसकी कॉस्ट बहुत महंगी हो जाएगी। तो बेटर होगा कि अभी आप जाएं इसी AJE के इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, AJE मैकेनिकल पे करिए क्लिक, और मेरा कोड लगाइए उस पर, AJE मैकेनिकल पे क्लिक करिए, परचेज नाउ करिए, मेरा कोड यूज करिए R मिश्रा। तो जैसे ही यहाँ पे RMISHRA ये कोड यूज करेंगे, आपको पूरा ये अच्छा खासा डिस्काउंट के साथ ये अवेलेबल हो जाएगा, और आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे टीचर्स, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, लाइक थर्मल कोई और पढ़ा रहा है, डिजाइन कोई और पढ़ा रहा है, प्रोडक्शन कोई और पढ़ा रहा है। इस तरह से हम मिलकर पूरा आपका सिलेबस करेंगे कंप्लीट, और आपको पहुंचाएंगे SSC JEE तक। और ये जो चलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।